नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, क्लस्टर बम क्या होता है? आरोप है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दागे हैं। क्लस्टर बम कितना खतरनाक होता है, किस प्रकार से ये भयावह स्थिति पैदा कर देता है, क्यों इसको ना इस्तेमाल करने के लिए 2008 में एक संधि की गई जिसमें 100 से ज़्यादा देश शामिल हुए और उन सब देशों ने ये कसम खाई कि भाई अब से हम क्लस्टर बम नहीं यूज करेंगे, ना ही इसका भंडारण करेंगे, ना ही इसका प्रोडक्शन करेंगे, ना ही इसका इस्तेमाल करेंगे। 111 देशों ने ये शपथ ली थी 2008 में, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे रह गए थे जिन्होंने उस टाइम पर इस समझौते पर, संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्लस्टर बम इस्तेमाल करने पर उन्होंने ये भी बताया कि हम इसका इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। उनमें से एक देश भारत भी है जो इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया है। ये क्लस्टर बम घातक क्यों होते हैं, काम कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। पूरी वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन के आर्टिकल में देख पाओगे कि क्लस्टर बम पर खूब चर्चा हो रही है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया है, जिससे इजराइल में 89 लोगों के घायल होने की खबर है। मतलब 89 लोग जो हैं इससे घायल हो गए हैं। 123 से ज़्यादा देश जो हैं इसका इस्तेमाल ना करने की बात करते हैं, 111 ने तो साइन ही कर रखा है। खैर, क्लस्टर बम का यूज़ किए जाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आम नागरिकों के घरों पर ये बम गिरे हैं और इसकी सबूत मिले हैं। क्लस्टर बम होता क्या है? क्लस्टर बम साथियों एक ऐसा पेरेंट बम होता है या कहें मदर बम होता है जो किसी हाइपरसोनिक या किसी मिसाइल के जरिए छोड़ा जाता है किसी दुश्मन देश पर, और ये मिसाइल 8-10 किलोमीटर ऊंचाई पर ही अपने आप को ओपन कर लेता है। और ये जो मदर बम होता है जो अपने आप को ओपन करता है, उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये छोटे छोटे बम धीरे धीरे पूरा बिखर जाते हैं 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में। अब आप सोचो कि जब कोई मिसाइल से अटैक किया जाता है तो मिसाइल प्रिसीजन अटैक करता है, किसी एक बिल्डिंग पर, किसी बंकर पर, किसी बेस पर, कहीं पर भी अटैक करता है तो वो एक ही जगह पर होता है। लेकिन कोई एक ऐसा बम हो जो छोड़ा जाए और आसमान में वो फैल जाए 8 से 10 किलोमीटर की रेडियस में जा कर के गिरे, और तो और गिरे तो गिरे, लेकिन एक ही बार में सब फटे भी ना। मतलब ये कि जब मिसाइल से अटैक किया गया, चलो मिसाइल आई, टकराई, विस्फोट हुआ, बात खत्म। अगले दिन जा करके आप दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो। मान लो वार रुक गई 1-2 महीने में, फिर से जाकर कंस्ट्रक्शन करोगे या कुछ भी बनाओगे, अपना सामान जाओगे ढूंढने वहाँ पर। लेकिन क्लस्टर बम के केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है कि ये जो बम गिरते हैं ना, ये सब इसमें फटते भी नहीं है। कोई आज फटा, कोई कल फटा, कोई 2 महीने बाद फटा, कोई 3 महीने बाद फटा, तो इसके केसेस भी रहते हैं यहाँ पर। इसलिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि मतलब आपके पास कोई गारंटी नहीं है, अगर क्लस्टर बम से अटैक हुआ है 2 महीने बाद आप जाओगे वहाँ पर उस एरिया में, क्या पता वो 2 महीने बाद फट जाए। तो इसलिए क्लस्टर बम बहुत ज़्यादा घातक माना जाता है। और जब ये 8 किलोमीटर के रेडियस में अपने आप को गिराता है, बिखेरता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है आम जनता पर भी गिरेगा। बहुत सारे हॉस्पिटल पर गिरने की संभावना है, स्कूल पर गिरने की संभावना है, पब्लिक प्लेसेस पर गिरने की संभावना है, किसी के घर के अंदर गिरने की संभावना है। तो जब किसी भी वार में, किसी भी युद्ध में कोई आम नागरिक, कोई निर्दोष, कोई हॉस्पिटल्स या कोई ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर कोई अटैक करता है या ऐसे निर्दोषों की मृत्यु होती है, आम नागरिकों की मृत्यु होती है, तब उसे वार क्राइम माना जाता है। अब क्लस्टर बम के गिरने से वार क्राइम का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि क्लस्टर बम पर दुनिया भर के देश जो हैं बहुत विरोध करते आए हैं कि इसका ना यूज़ किया जाए तो ही अच्छा है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दबाव बनाकर रखना है, हमें दबदबा बना करके रखना है। खैर, 2008 में इसके लिए एक संधि हुई थी, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस यानी CCM। इसके तहत 111 देशों ने उस पर संधि कर ली थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 123 देश इसमें शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि हम ना क्लस्टर बम का उत्पादन करेंगे, ना ही इसका भंडारण करेंगे और ना ही इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे जो उस पर ट्रीटी पर शामिल नहीं हुए। इसमें ईरान भी था, इजराइल भी था, अमेरिका भी था और सोवियत संघ रूस भी था, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इसके अलावा चाइना भी है। तो ये सब देश इसमें शामिल नहीं हुए। अब देखो, भारत के केस में मामला उल्टा है। भारत के केस में क्या है ना कि भारत पिछली अपनी गलतियों से सीख रहा था, इसलिए भारत ने नहीं किया। भारत ने देखा
कि पिछली बार जब हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर किए कि हम चलो न्यूक्लियर वेपन का पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन सामने देख रहे हैं अपने दुश्मन देश को, पाकिस्तान को, वो कह रहा है भाई हमारे लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का। ऐसे ही कई ऐसे समझौतों पर हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान कोई भी ट्रीटी पर शामिल नहीं होता है, कोई भी इस प्रकार के जो बंधन वाले, जो बाउंडेशन वाली ट्रीटी होती है उस पर साइन नहीं करता है। भारत उस पर कर लेता है तो भारत के पास एक प्रकार का दबाव बन जाता है। पाकिस्तान उधर खुलकर चिल्लाता रहता है, धमकियां देता रहता है कि हम तो न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास माचिस की डिबिया जितने बड़े पौवा भर कर न्यूक्लियर वेपन है। तो इसलिए भारत इन सब चीज़ों से, पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए भारत ने भी कहा हम भी इस ट्रीटी पर साइन नहीं करेंगे। पाकिस्तान नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। मतलब भारत भी अगर चाहे तो क्लस्टर बम यूज कर सकता है, क्योंकि भारत अगर साइन कर लेता तो आप सोचो भारत के पास क्या दिक्कत थी कि उधर पाकिस्तान जब चाहता तब क्लस्टर बम इस्तेमाल कर लेता। भारत में 8 से 10 किलोमीटर की रेडियस में कहीं पर भी वार क्राइम हो रहा होता, भारत चुपचाप बैठ करके देखता होता। इसलिए भारत ने कहा हम भी नहीं साइन करेंगे, तो भारत भी इसमें शामिल नहीं हुआ। खैर, ये क्लस्टर बम आज से नहीं यूज़ किए जा रहे हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम से ही यूज़ किए जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी अब बहुत सारी एडवांस हुई हैं, बहुत सारे नए टाइप के आए हैं, लेकिन यूज़ क्लस्टर बम का जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ किया जाता रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, ये सब ने बड़े पैमाने पर क्लस्टर बम यूज़ किए थे। इसी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु भी हुई थी। शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वार के दौरान भी 1960 से 70 के दशक में भी, वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका ने यूज़ किया। कोल्ड वार में भी बहुत सारा यूज हुआ। ईरान इराक युद्ध में 1980 से 88 के बीच में दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर क्लस्टर बम खूब बरसाए। अगर हम लोग 21वीं सदी में बात करें तो 2001 से 2 के बीच में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 1200 से ज़्यादा क्लस्टर बम गिराए। इसके अलावा 2003 में इराक युद्ध में अमेरिका और यूके ने मिलकर 13,000 से ज़्यादा क्लस्टर बम गिराए। 2006 के लेबनान युद्ध में इजराइल ने क्लस्टर बम का खूब इस्तेमाल किया। ये सब देखते हुए 2 साल बाद यानी 2008 में एक समझौता किया गया और वही ट्रीटी की गई 2008 वाली CCM की। लेकिन अगेन ये सब देश जो कहर बरपा रहे हैं, इन लोगों ने साइन ही नहीं किया उस पर। इन लोगों ने कहा कि हम ट्रीटी को हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ट्रीटी को में अपने शामिल नहीं होंगे। 2015 से 18 के बीच में सऊदी अरब ने भी यमन में 23+ क्लस्टर बम गिराए। और अभी ताज़ा मामला रसिया यूक्रेन युद्ध में हुआ, वहाँ पर यूज हुआ। और 19 जून को बिल्कुल ताज़ा मामला भी ईरान पर आरोप लग रहा है कि ईरान ने इजराइल के गुजदान क्षेत्र पर क्लस्टर बम गिराए हैं। इस वजह से 89 लोग घायल हो गए हैं। अब अमूमन जब कहीं अटैक हो रहा होता है, आप देखते हो पिछले दिनों में जो भी अटैक्स चल रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, ये कहीं पर या तो उनके ठिकानों पर, कहीं मिलिट्री बेसिस पर, या कहीं मान लो कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर, ऐसी जगहों पर, या न्यूक्लियर जहाँ पर उनका प्लांट है, ऐसी जगहों पर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन अब क्लस्टर बम गिरने की वजह से बहुत सारे, देखिए आजोर में एक घर पर जाकर के कोई बम गिरा, किसी हॉस्पिटल में कोई गिरेगा, क्योंकि चांसेस के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये 8 से 9 किलोमीटर में फैल जाता है और ये महीनों तक विस्फोट होता रहता है, इसलिए और ज़्यादा ये खतरा हो जाता है। इस देखिए ऐसे गिरा हुआ है ना, ये ऐसे नॉर्मल दिख रहा है, तो ये फटा नहीं है। अब ये कल फट जाए, परसों फट जाए, 2 दिन बाद फट जाए, 10 दिन बाद फट जाए, किसी को पता नहीं, इसलिए और ये भयावह वाली स्थिति होती है। तो इसीलिए दुनिया भर के 123 देशों ने बुद्धि दिखाई, समझदारी दिखाई और इसको ना यूज़ करने पर सहमति दी। लेकिन अभी भी बहुत सारे देश हैं जो इस पर सहमति नहीं दर्ज किए हैं और इसका इस्तेमाल हो रहा है। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से क्लस्टर बम और इसके घातक परिणामों को समझ चुके होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के पास, उनको भी बताइए क्लस्टर बम क्या होता है, कैसे काम करता है, उनको भी जानकारी हो। आप किसी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई है आपके लिए। इस लास्ट 6 मंथ की ई बुक में पिछले 6 महीनों के 1800+ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में उनके एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ में दिए गए हैं। चैप्टर वाइज है तो आप एक दिन का टारगेट बना करके एक चैप्टर को पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, और इसमें सारी घटनाओं को कवर किया गया है। तो आप ये लास्ट 6 मंथ ले सकते हो इंडिया के किसी भी वनडे लेवल के एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।